नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। हर हफ्ते हमारी कोशिश होती है कि किसी गंभीर मसले पर उसकी गहराइयों तक जाया जाए। इस कार्यक्रम के ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि देश विदेश की तमाम जो गंभीर स्थितियाँ हैं या फिर विवाद है, मुद्दे हैं, उनकी जानकारियाँ और स्पष्ट और जो है गहराई तक की जानकारियाँ, सच्चाई ख़ास तौर पर वो आप दर्शकों तक पहुँचाई जाएँ। और इस हफ्ते हम लेकर हाजिर हैं महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होता दिख रहा है और इसीलिए इस बदलाव का सच क्या है, इसके असल मायने क्या हैं, इसको हम आप दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश इस अंक में करेंगे। आइए पहले आज के जो हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा द ट्रुथ के इस प्लेटफॉर्म से, उनका स्वागत कर लेते हैं। महाराष्ट्र से वरिष्ठ पत्रकार शांतनु दोईफोडे, जो कि प्रजावाणी एक समाचार संस्था है, प्रकाशन है, उनसे संबंधित हैं, एडिटर हैं, वरिष्ठ संपादक हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ शांतनु सर आपका चर्चा द ट्रूथ के इस प्लेटफॉर्म पर। और लंबे अरसे से महाराष्ट्र की पत्रकारिता में आप संलिप्त हैं, लेकिन 2025 में अगर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं कि ठाकरे ब्रदर्स एक मंच पर आते हैं तो सुगबुगाहट तेज हो जाती है और अटकलें भी लगने लगती हैं कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा बनाम हिंदी के मोर्चे ने दो बिछड़े भाइयों को मिलाने का काम कर दिया है, और अगर ऐसा हुआ है तो ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में कितना बड़ा बदलाव आप समझते हैं शांतनु सर? देखिए, ये चर्चा तो कई दिनों से चल रही थी। उस तरह की राजनीति उस मोड़ पर आ चुकी थी महाराष्ट्र की जी, इसलिए कि एक मजबूरी थी। जैसा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो राज ठाकरे के राजकीय पॉलिटिकल पार्टी है जी, उसके लिए अब कोई ऑप्शन बचा नहीं था। उन्होंने महायुति में शामिल होने के लिए बहुत कोशिशें की, या महायुति ने भी कोशिश की कि राज ठाकरे अपनी तरफ ही रहे, मगर वो कुछ बात नहीं बन सकी। इसलिए कि अचानक पिछले कुछ 1-1.5 साल पहले जैसे अजित पवार की एंट्री महायुति में हो गई तो वहाँ एमएनएस के लिए कोई जगह बनती नहीं थी। फिर भी देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत कोशिश की कि राज ठाकरे को किसी तरह महायुति में सम्मिलित रखा जाए, क्यों न उनको शिंदे गुट के साथ उनको ज्वाइन करके, अगर शिंदे के साथ उनकी युति होती है तो पवार खेमे को भी उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। ऐसा एक फॉर्मूला बीच में देवेंद्र फडणवीस जी ने इसकी कोशिश की थी कि राज ठाकरे महायुति में सीधा सम्मिलित होने के बजाय अगर वो शिंदे गुट के साथ जुड़ते हैं, शिवसेना के साथ, तो वो आपस में कुछ उनको ज्यादा सीटें देकर वो दोनों का पैचअप करा के वो दोनों को मिला के महायुति बन जाए, ऐसी कोशिश बीच में हुई थी। मगर अब स्थिति ऐसी बनी अजित पवार के आने के बाद कि उसमें मनसे के लिए बहुत कुछ जगह बचती नहीं थी। फिर में मनसे के लिए भी अपना एक पर्याय ढूंढना जरूरी था, तो उन्होंने ये नया दाव खेला है। ये नया दाव क्या महाविकास अघाड़ी के बाकी के जो दल हैं उनको गले उतरेगा? क्या वो इसे होने देंगे? वो इसके साथ सहज हैं मनसे के को लेकर, राज ठाकरे को लेकर? इससे पहले मैं इस सवाल के उत्तर के लिए आपसे आगे बढ़ूं, आपके साथ बातचीत में आगे बढ़ूं, मैं पहले अपने दर्शकों की जानकारी के लिए आपके माध्यम से ये अनुरोध करती हूं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जिस जगह से अलग हुए थे वो थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए सामने रखें, क्योंकि तब ऐसा लग रहा था कि शायद भविष्य में ये दोनों भाई जो हैं वो एक साथ नहीं आएंगे, और अब जब साथ आए हैं तो भावनात्मक रूप से जो ठाकरे परिवार के प्रति समर्थन रखने वाले लोग हैं या फिर उनका जो जनाधार है, किस तरह की जो है प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं शांतनु सर? नहीं, देखिए, अगर आप थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाएंगे तो जिस मुकाम पे राज ठाकरे शिवसेना से अलग हुए थे, दरअसल वो मसला क्या था ये आपको पहले देखना पड़ेगा। वो मसला था कि शिवसेना पे कब्जा किसका रहेंगे, शिवसेना में अंतिम जो शब्द है वो किसकी चलेंगी, वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। सहज से बाला साहब ठाकरे जी का झुकाव जो है उस समय राज ठाकरे की तरफ था। पहले उद्धव ठाकरे से भी पहले राजनीति में राज ठाकरे है और साहब ठाकरे का प्रभाव राज ठाकरे पे ज्यादा था।
तो बाला साहब ठाकरे के लिए भी राज ठाकरे बहुत सहज उनकी चॉइस थी, वो उनकी शिवसेना के भविष्य के लिए। मगर अचानक उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना में एंट्री हो गई, अचानक सक्रिय हो गए, तो इस वजह से पार्टी में टकराव शुरू हुआ था नेतृत्व को लेकर कि बाला साहब की विरासत किसने मिलनी चाहिए जी। तो अगर वो मसला अगर था और वो राज ठाकरे जी ने उस शिवसेना छोड़ते वक्त सही खुले तौर पे बताया था कि मुझे मेरी यहाँ जगह बनती नहीं है शिवसेना में, इसलिए मैं मेरी एक अलग राजकीय दल मैं अपना शुरू करने जा रहा हूँ, जी के होते हुए मुझे वहाँ कोई स्थान नहीं है संगठन में। ये बात राज ठाकरे बहुत पहले समझ चुके थे और उस वजह से ही उन्होंने ये फैसला लिया था कि वो शिवसेना से अलग हो जाएंगे जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये दो भाई मिलने की कोशिश कर रहे हैं या मिलने के लगभग कगार पे है, तो क्या वो जो मुद्दा था जो जिन्होंने दोनों को अलग किया था वो मुद्दा कुछ 20 हद तक कम हुआ है या उस पर कोई सोल्यूशन निकला है? तो इसका जवाब ना में है, क्योंकि अभी तक शिवसेना की युति के बारे में कोई चर्चा नहीं है कि उसका फॉर्मेशन क्या होगा, मनसे को कितना स्टेक मिलेगा, शिवसेना को कितना स्टेक रहेगा, नेतृत्व किसके हाथ में रहेंगे, कुछ जो मसले आएंगे उसका डिसीजन कौन लेगा, इसके बारे में अभी बहुत प्राथमिक चर्चा भी इस स्तर पे नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि जिस वजह से ये दो पार्टी अलग हुए थे वो मसला आज भी कायम है और भविष्य में जाके जब भी युति की बात होगी ये दोनों की तो पहले वही मसला फिर से उभर आएगा। अब तब जाके बहुत इंटरेस्टिंग होगा अपने लिए देखना कि ये का हल कैसे निकालते हैं ये दोनों। जी बिल्कुल, यूनिटी का जो एक पेच है वो यहाँ पर फंसा हुआ है कि किसकी ज़्यादा जो है सुनी जाएगी या फिर किसका कंट्रोल शिवसेना पर रहेगा। हालांकि शिवसेना भी आज के समय में जो है दो फाड़ हो चुकी है। एकनाथ शिंदे अपनी शिवसेना को असली शिवसेना कहते रहे हैं और कानूनी तौर पर ही उनकी शिवसेना को मान्यता दी गई है और अब उद्धव ठाकरे के पास जो शिवसेना है वो शिवसेना यूबीटी के नाम से जानी जाती है। लेकिन शांतनु सर, कहीं ऐसा ये आप कहेंगे, मानेंगे कि राज ठाकरे की मजबूरी हो गई है अब उद्धव ठाकरे के साथ उनके खेमे में शामिल हो जाना, क्योंकि महायुति में तो दाल नहीं गल सकी और मनसे जो है खुद भी राजनीतिक तौर पर जब से वो शिवसेना से अलग उन्होंने मनसे का निर्माण किया, गठन किया, उसके बाद से राजनीतिक जो आकांक्षाएं थी राज ठाकरे की वो भी जो है पूरी नहीं हो पाई थी और पिछले विधानसभा चुनाव में तो उनको एक बहुत बड़ी निराशा भी हाथ लगी थी। तो ये मजबूरी वश कर रहे हैं राज ठाकरे? जरूर जरूर ऐसा दिखता है, क्योंकि मनसे का इतिहास देखें तो 2004 में मनसे की स्थापना हुई थी सेना की और आज अपन 2025 में है, तो इस लगभग 21 साल में बहुत ज्यादा कुछ मनसे के हाथ में राजनीतिक तौर पे नहीं लगा है। बीच में पहली बार जब विधानसभा लड़े थे तो 11 विधायक उनके चुन के आए थे पहली बार में, तब ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शिवसेना को बड़ा एक खतरा या चैलेंज पैदा कर सकती है। मगर उसके बाद जो राज ठाकरे जी की भूमिका रही है, किसी मसले को एक हाथ में लेते हैं फिर उसे छोड़ देते हैं, फिर नया मुद्दा लेते हैं फिर उसे छोड़ देते हैं, फिर एक अलग ट्रैक पे चले जाते हैं, कभी हिंदुत्व, कभी मराठी, कभी डेवलपमेंट। तो इस वजह से उनके एक राजनीतिक बेस जिसको बनना चाहिए वो नहीं बन पाया उस 20-21 सालों में। तो जैसा आप कह रहे हैं कि एक तरह से मजबूरी थी कि अब शिवसेना के सिवा कोई बचा नहीं है उनको युति के लिए। मगर एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि देवेंद्र फडणवीस जी और बीजेपी के जो नेशनल कैडर है उनकी आखिरी तक इच्छा रही थी कि राज ठाकरे महायुति में शामिल हो। देवेंद्र फडणवीस ने आखिरी 15 दिन पहले या 1 महीना पहले ही राज ठाकरे से मुलाकात भी की थी जी। और उसमें उनकी चर्चा भी हुई थी। मगर वो जो गणित बैठाना चाहते थे फडणवीस साहब वो दोनों के लिए नहीं बैठ रहा था। वो थोड़ा सा राज ठाकरे के लिए असहज था कि इतनी कम जगह लेके या इतना थोड़ा सा पीछे हटके किसी युति में सहभागी होना वो उनके लिए थोड़ा सा राजनीतिक दृष्टया थोड़ा सा अड़चन की बात थी। ने शायद
ये सोचा होगा कि अब शिवसेना के अलावा अपने पास कोई चारा नहीं है। जी। और बीच में जो मुद्दा उठ गया वो मराठी बनाम हिंदी का उठ गया, तो क्या इसने जो है वो रही सही कसर पूरी कर दी कि अब महायुति में नहीं बल्कि महाविकास अघाड़ी में जाना ही जो उनका एजेंडा है, जो राजनीति का बेस रहा है, अगर वो कहीं फल फूल सकता है तो वो महाविकास अघाड़ी के साथ जो है ब्लूम कर सकता है, ग्रो कर सकता है, ना कि महायुति के साथ ग्रो कर सकता है। हालांकि एकनाथ शिंदे की भी राजनीति पर इस दौरान सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सरकार में शामिल है, डिप्टी सीएम बने हुए हैं। एक ब्रेक लूंगी मैं शांतनु सर, एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है। चर्चा द ट्रुथ के दर्शकों से अनुरोध की लगातार जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। लौटेंगे ब्रेक के बाद और महाराष्ट्र की इस दिलचस्प राजनीति को गहराई तक समझने की कोशिश आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से लौटते हैं। फिर से स्वागत है। चर्चा द ट्रुथ देख रहे हैं आप और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ठाकरे ब्रदर्स एक बार फिर से एकजुट हो जाएंगे और महाराष्ट्र में जो ठाकरे परिवार का वर्चस्व है, जो इस वक्त कह सकते हैं कि अपने बहुत ही बुरे दिनों का सामना कर रहा है, राजनीतिक प्रभाव जो इस परिवार का बना रहता था वो अब काफ़ी समय के साथ घटता हुआ नजर आ रहा है। शांतनु सर, ठाकरे परिवार का जो राजनीतिक प्रभुत्व था इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये समय के साथ काफ़ी कम होता गया और पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो उद्धव ठाकरे जो दावा करते रहे कि असली लेगेसी जो बाला साहब ठाकरे की थी वो उनके जो नेतृत्व में ही उसे आगे बढ़ाया जा रहा है, और चाहे वो एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हों या फिर शिवसेना से अलग होने के बाद राज ठाकरे दावा करते रहे हों, ये दावे गलत हैं। तो क्या हम ये माने कि अब मजबूरी राज ठाकरे की है तो उद्धव ठाकरे की भी कहीं ना कहीं मजबूरी है, और आप इसे कैसे देखते हैं? पिछले विधानसभा चुनाव का ही फिर से हवाला देना चाहूँगी। मनसे 0 सीट और उद्धव ठाकरे की शिवसेना मात्र 20 सीट। इसे कैसे देख रहे हैं कि मजबूरी जो है दोनों भाइयों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आई है? देखिए, राज ठाकरे जी की मजबूरी के बारे में अपन पहले बात किए। जी उद्धव ठाकरे जी की मजबूरी बहुत ज्यादा है राज ठाकरे जी से, क्योंकि राज ठाकरे जी के पास खोने के जैसा कुछ भी नहीं। आज तक 20-21 सालों में उन्होंने हर चीज आजमा ली है, बहुत ज्यादा उनकी सफलता नहीं लगी, तो उनके लिए खोने के लिए कुछ बचा हुआ नहीं है। जी मगर उद्धव ठाकरे जी की साख अब दाव पर लगी हुई, क्योंकि विधानसभा में जो बहुत बड़ा झटका उद्धव ठाकरे जी को मिला है उसका बहुत असर शिवसेना के फ्यूचर पर गिरने वाला है। इसका कारण यह है कि जैसा शिवसेना का अस्तित्व जो था महाराष्ट्र में, वो बाला साहेब ठाकरे का जो एक कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरा था जी उस वजह से था, क्योंकि शिवसेना और दूसरे जो पार्टी थे उनके फर्क यही था कि शिवसेना जो थी वो डायरेक्ट हिंदुत्व का पुरस्कार करने वाली एकमेव राजकीय पार्टी थी। बीजेपी भी कुछ हद तक सॉफ्ट थी उस वक्त हिंदुत्व के बारे में। शिवसेना जिसे कहते हैं महाराष्ट्र में हार्डकोर हिंदू था, मगर महाविकास आघाड़ी में जाने के बाद उद्धव ठाकरे जी के हिंदुत्व को कुछ बहुत खुद को अपने पीछे 2 कदम पीछे हटना पड़ा हिंदुत्व के मुद्दे से, और उसका असर पार्टी के कैडर पर गिरा। अगर शिवसेना हिंदुत्ववादी नहीं है तो फिर शिवसेना के पास बचता क्या है? अब देखिए, आप कुछ भी बोलिए, मराठी नॉन मराठी, ये विषय बहुत ज्यादा आप तूल पकड़ने वाला नहीं है। इसका जो मुख्य कारण है कि राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, दोनों का जो कैडर बेस है वो मुंबई में बहुत स्ट्रांग है जी। और मुंबई में आप अगर मराठी का मुद्दा उछालते हैं तो आप ये बूमरैंग भी हो सकता है। इसका वजह ऐसी है कि मुंबई में अब नॉन मराठी लोगों का भी बहुत बड़ा एक प्रभाव बन चुका है पिछले कुछ सालों में जी। जो मतदान की संख्या जो नॉन मराठी लोग हैं वो अभी डिसाइसिव इसमें है। तो अगर आप बीएमसी चुनाव के परिदृश्य में ये कह रहे हैं, पृष्ठभूमि में, क्योंकि बीएमसी चुनाव होने वाले हैं? नहीं, अब देखो, महाराष्ट्र में जो राजनीतिक विचारवंत है उनमें से कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये दाव बीजेपी ने खेला हुआ है कि राज ठाकरे जी को शिवसेना की तरफ भेज के मराठी का मुद्दा जोर शोर से उछाला जाए। ये इसकी वजह से अगर पूरा मराठी कैडर भी शिवसेना और इनके मनसे के पास आता है तो जो बचा हुआ नॉन मराठी कैडर जो वोटर है वो बीजेपी के पास अपने आप चले जाएंगे जी जी। तो अगर वो नॉन मराठी अगर डिसाइसिव संख्या में है तो उसका फायदा अल्टीमेटली बीजेपी को मिलेगा जी।
है कि पूरे जो मराठी लोग हैं वो पूरे शिवसेना और मनसे के साथ जाएंगे, उसमें का तो शेयर बीजेपी के साथ तो रहेगा ही रहेगा है। एक नाथ शिंदे की वजह से और खुद बीजेपी का जो कैडर है मुंबई में, क्योंकि पिछले बीएमसी चुनाव में बीजेपी बिल्कुल बहुमत के लगभग करीब करीब थी। जी जी। तो उनका मराठी बेस भी है। अगर उसके साथ नॉन मराठी वोटर बीजेपी के साथ रिएक्शन के तौर पर जुड़ जाता है तो इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को ज्यादा होने वाला है। तो जी इसकी वजह से ये बीजेपी ने खेला हुआ दाव है, ऐसा भी एक यहाँ विचारधारा चल रही है। जी, जी, बिल्कुल। ये जो विभाजन की पॉलिटिक्स रही है बीजेपी की, उसका एक जो है कह सकते हैं कि ये भी एक वजह हो सकती है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट के साथ जो है खड़े दिख रहे हैं राज ठाकरे, लेकिन ये फडणवीस की जो रची हुई चक्रव्यूह भी हो सकता है। लेकिन शांतनु सर, दिलचस्प हो जाता है फिर तो राजनीति महाराष्ट्र की और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है कि एकनाथ शिंदे और अजित दादा दोनों के लिए ये जो सिचुएशन है, ये परिस्थिति है, वो मराठा बनाम हिंदी के लिए तो बहुत ही जटिल चुनौतियां उनके लिए भी है, उनके सामने भी है। तो जितनी परीक्षा जो है महाविकास अघाड़ी के लिए है, उतनी ही परीक्षा तो महायुति गठबंधन के लिए भी है, सरकार के लिए भी है। इसमें बीजेपी अपनी साजिश में या फिर रणनीति में सफल हो भी पाएगी, ये सवाल। देखिए, बीएमसी की अगर आप बात करेंगे तो जो एनसीपी अजित पवार गुट है वो बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि मुंबई में एनसीपी का वैसा कोई बहुत ज्यादा बेस नहीं है। तो उनके अजित पवार गुट का इसमें बहुत ज्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट रहेगा बात नहीं है। मगर शिंदे जो है, एकनाथ शिंदे जी, उनको जो है उनकी जो अगर उनको अपनी साख बचानी है तो उनको बीजेपी का साथ लेके उनके जैसा ही चलना पड़ेगा। तो अगर एकनाथ शिंदे जी बीजेपी सपोर्ट करती है उनको, उनके कुछ जो उम्मीदवार है उनको चुन के लाने में अगर बीजेपी सपोर्ट करती है, खुद उनकी भी शक्ति है, नहीं ऐसा नहीं है, मगर उनको बीजेपी का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। बीजेपी एकनाथ शिंदे जी को पूरी तौर पे मुंबई बीएमसी में बैकिंग करती है उनके सब उम्मीदवारों को, तो मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे भी कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि शिवसेना की जो नाराज है या शिवसेना का उद्धव ठाकरे के लिए एक पर्याय बन के एकनाथ शिंदे जी उनकी शिवसेना मुंबईकरों के लिए, वोटरों के लिए पर्याय के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में मेरा एक सवाल है कि एकनाथ शिंदे जो दावा करते रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की असली जो लेगेसी है, जो धरोहर है, वो उस पर वही चल रहे हैं, ना कि उद्धव ठाकरे चल रहे हैं। अब जब ये परिवार एकजुट हो जाएगा तो क्या इस दावे में किसी तरह का सेंध आप देख पा रहे हैं, या फिर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को किसी तरह के भविष्य में सेंधमारी देख पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो इस परिवार का एक इतिहास चला आ रहा है, जो राजनीतिक प्रभुत्व चला आ रहा है, जो प्रभाव चला आ रहा है, इसका असर शायद बढ़ सकता है राजनीतिक गलियारों में। नहीं, देखिए, राजनीति का अगर विश्लेषण करना है तो दो चीज जो तरह से किया जा सकता है। एक तो जो स्टैटिस्टिक्स है जी, वो उसके आधार पे किया जा सकता है, और दूसरा जो है जो परसेप्शन, वोटर के लिए परसेप्शन क्या बनता है, इसके आधार पे किया जा सकता है। आप अगर स्टैटिस्टिक के आधार से विश्लेषण करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ बेनिफिट ये युति से दिखता नहीं, क्योंकि अगर विधानसभा का ही स्टैटिस्टिक लिया जाए तो उद्धव सेना का वोट परसेंटेज और मनसे का वोट परसेंटेज मिलाए तो भी बीजेपी से बहुत ज्यादा कम उनका वोट परसेंटेज एकनाथ शिंदे और बीजेपी से बनता है। ठीक है, अगर उनका दोनों का आप मिला ले वोट परसेंट तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। मगर अगर आप परसेप्शन की बात करेंगे तो जब दो ठाकरे एक साथ मिलते हैं तो उसका वोटर पर जो मानसिक तौर पे असर गिरता है तो वो स्टैटिस्टिक कभी कभी आपके गलत कर सकता है। तो इस आपको इस एंगल से भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। जब दोनों ठाकरे एक साथ आएंगे तो वोटर के लिए एक नया बहुत एक ऑप्शन नया तैयार होगा बीजेपी के लिए और एकनाथ शिंदे के लिए। तो हो सकता है कि टर्न अराउंड वोटर का जो है उसका परसेंटेज आप शायद स्टैटिस्टिकली उसका अनुमान न लगा सके, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में हमेशा रखनी पड़ेगी जब भी आप इस विश्लेषण इस तौर पे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और किन मुद्दों पर जो है ये
एकता या फिर जो यूनिटी है ये होगी, इसको भी जो समर्थक हैं बहुत ही बारीकी से परखेंगे और जांचेंगे। एक ब्रेक लेती हूँ शांतनु सर, छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। चर्चा द ट्रुथ में लौटेंगे ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत है, आप सभी दर्शक देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं शांतनु डोईफोडे सर। शांतनु सर, आपने कहा कि कहीं ना कहीं दाव उल्टा भी पड़ सकता है। मैं महाविकास आघाड़ी के जो तमाम दल हैं, जो अन्य दल हैं, जैसे कांग्रेस है, शरद पवार की एनसीपी है, उनके लिए राज ठाकरे का स्वागत कर पाना कितना सहज होगा, या वो ऐसा होने देंगे? ये संभव लग रहा है? इस तरह की चर्चाएं या फिर अटकलें कितनी जोरों शोर से चल रही है वहां पर? जी देखिए, पहले जिस अजीत पवार जी का हमने जिक्र किया जी कि बीएमसी में बहुत ज्यादा उनका स्टेक नहीं है, तो उसी लगभग वैसी स्थिति शरद पवार एनसीपी की भी है जी कि बीएमसी में बहुत ज्यादा स्टेक नहीं है। और शरद पवार किसी भी विरोधी कोई चीज हो उनके खिलाफ में जाती हो, उनके फेवर में हो, उनके खिलाफ में हो, वो उस चीज को खुद में समा लेते हैं। अगर वो राज ठाकरे के साथ जाना चाहते हैं तो किसी भी तरह वो राज ठाकरे के साथ जाएंगे, उनको बहुत बड़ी मुश्किल नहीं आएंगी, क्योंकि वो अपनी भूमिका का समर्थन करने के लिए शरद पवार जी माहिर है। आज तक तो उन्होंने जो भूमिकाएं ली है राजनीति में बदली हुई है हमेशा। कभी सोनिया गांधी का विरोध करके उनके साथ चले गए, कभी कांग्रेस का विरोध करके उनके साथ ही युति की है, कभी एनडीए में आने की कोशिश करते हैं, कभी महाविकास आघाड़ी में रहते हैं। तो शरद पवार जी के लिए राज ठाकरे को सम्मिलित कर लेना बहुत मुश्किल की बात नहीं है, मगर इसमें मुश्किल होंगी कांग्रेस की, क्योंकि बीएमसी में कांग्रेस एक बहुत डिसाइसिव फैक्टर है जो उनका, और बीएमसी में जो राजनीति होंगी वो कांग्रेस को पूरे देश में उसका रिफ्लेक्शन झेलना पड़ेगा। अगर बीएमसी के चुनाव के हद तक ये बात होती तो ठीक है, कांग्रेस के लिए भी कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं होती राज ठाकरे को सम्मिलित, मगर उसका रिपल्केशन जो देश की राजनीति में कांग्रेस पे असर होगा, उसका कांग्रेस के लिए उसकी सोचना बहुत जरूरी है। अगर हिंदी भाषी हो या कोई नॉन महाराष्ट्रियन हो, जो देश में पूरी कांग्रेस का जो राजनीति है वो सबको साथ लेके चलने की है, विवाद को बाजू रख के सभी भाषा या कोई जो भी चीज है वो कांग्रेस का जो एक चेहरा अपन देखते हैं कि एक सर्वसम्मति से चलने वाली पार्टी आप जिसको कहते हैं, अगर राज ठाकरे जी के साथ वो चले जाते हैं तो महाराष्ट्र में कुछ फायदा हो सकता है उनका, जैसा कि शिवसेना के साथ जाके उन्होंने विधानसभा में उसका, लोकसभा में उसका चंक ले लिया। मगर राज ठाकरे के साथ जाना कांग्रेस के लिए देश की राजनीति में बहुत मुश्किल होगी, ऐसा मुझे लगता है। जी, ऐसे में सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो कांग्रेस के सामने है। लेकिन मैं उस मुद्दे को भी थोड़ा आपके ज़रिए अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी कि ये मुद्दा जो है ये कितना गंभीर मुद्दा है और इसका धरातल पर कितना असर आप देख पा रहे हैं कि मराठी बनाम हिंदी, जैसे आपने भी कहा कि ये हो सकता है कि बीजेपी की रणनीति का हिस्सा हो कि राज ठाकरे शिवसेना यूबीटी के साथ जाएं ताकि ये डिवीज़न जो है वो संभव हो सके। लेकिन इस रणनीति का जनता पर कितना प्रभाव आप देखने को आप देख पा रहे हैं वहाँ पर? क्या वाकई में मराठा बनाम हिंदी का जो विवाद है वो इस वक्त और गहरा चुका है? नहीं, देखिए, अगर ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ, जो शिक्षा का जो है उसमें थर्ड लैंग्वेज है, उसमें हिंदी का ऑप्शन दिया गया था। जी जो एनईपी नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका तीसरी लैंग्वेज बोल के हिंदी का ऑप्शन दिया था, वहां से ये विवाद की जड़ शुरू हुई जी। उसमें क्या था कि हिंदी, फडणवीस साहब ने जो क्लियर किया था वो उनका कहना था कि हिंदी कोई कंपलसरी नहीं है पहली कक्षा से जी। हमने सिर्फ एक ऑप्शन दिया है, जो हिंदी सीखना चाहते हैं उनके लिए ये हिंदी एक थर्ड लैंग्वेज का ऑप्शन हमने दिया है। मगर वो पूरा विवाद वहां से शुरू हुआ, वहां से शुरू होके कहाँ तक आया कि आपको मराठी बोलना पड़ेगा, जो कुछ घटनाएं हुई, इंसिडेंट हुए, जो कुछ हाथापाई की भी घटना हुई कि आप मराठी क्यों नहीं बोलते, ऐसा कुछ वीडियो पूरे देश में चले हैं एमएनएस के। ये बात अभी, ये मुद्दा अभी महाराष्ट्र की राजनीति में गैर लागू है।
इसके कारण कि मराठी और हिंदी ऐसा भेद महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा नहीं रहा। आप भी जानते हैं कि मुंबई बहुत कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। जी जी। मराठी आदमी भी जाता है तो सहज हिंदी भाषा में टैक्सी वाले से या कोई भी चीज को लेते हुए, कोई भी अगर आप दुकानदार से भी बात करते हैं तो ज्यादातर हिंदी का इस्तेमाल मराठी लोग भी करते हैं वहाँ मुंबई जी में। जी। और जो दोनों पार्टी जो दावा कर रहे हैं, शिवसेना और मनस है, उनके भी कई पदाधिकारी ऐसे हैं जो मराठी नहीं बोल सकते। अब शिवसेना के जो राज्यसभा सांसद है उनको भी मराठी नहीं आती। जी। अगर आप वैसा भाषा के तौर से देखा जाए तो ये विवाद कहाँ होता है? अगर जो थोड़ा बहुत है भी तो मुंबई में ज्यादा है। जो ज्यादातर जो रूरल एरिया है महाराष्ट्र का, वहाँ बिल्कुल कुछ असर देने वाला नहीं है, क्योंकि इधर ग्रामीण जो इलाका है महाराष्ट्र का, मुंबई के जैसा आप नीचे आएंगे जी। तो भाषा का कोई विवाद ही नहीं है। यहाँ सभी भाषाएं चलती है, ज्यादातर मराठी का ही वो यूज होता है। आप जैसा मुंबई छोड़ के नीचे होंगे तो यहाँ भाषा का मुद्दा नहीं, ये सिर्फ बीएमसी तक है। और अभी भी ये दोनों पार्टी खुद के लिए ये बहुत परेशानी का सबब बनने वाला आगे जाके। भाषा का ये एजुकेशन में हिंदी कंपलसरी हो या ना हो, इस पे विवाद जरूर हो सकता है। जी जी। कि हम पहली कक्षा से क्यों बच्चों को हिंदी का बोझ दे रहे हैं, यहाँ तक कहना बिल्कुल सही है। मगर हिंदी बात नहीं कर सकते मुंबई में रह के या महाराष्ट्र में रह के, ये अगर कहना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये उनके खुद के लिए भी आगे जाके मुश्किल बनने वाली है। जी। आप राज ठाकरे की बात कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हैं कि उनके लिए ये समस्या का जो है सबब बन जाएगा। हाँ, जरूर जरूर बन जाएगी, क्योंकि अब देखिए उत्तर की तरफ तो तौर से भी देखा जाए तो ज्यादातर मतदार जो है, जो कल्याण भिवंडी और जो नवी मुंबई का एरिया है, जो डेवलपिंग मुंबई है, जैसा पीछे ठाना और मीरा भाईंदर उधर चले जाएंगे तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहारी लोगों का ज्यादा प्राबल्य है। तो आप वहाँ ये मुद्दा अगर लेके जाओगे जितना जोर शोर से, उतना तो नुकसान भी देने वाला है ये मुद्दा। तो मुझे लगता है कि ये भाषा तीसरी लैंग्वेज होना चाहिए या नहीं चाहिए, यहाँ तक अगर ये मुद्दा सीमित रहता तो ज्यादा फायदेमंद रहता ये दोनों के लिए। मगर उसको जब आप लेके जाएंगे कि मुंबई में दूसरी भाषा नहीं चलेंगी या आप नहीं कर सकते, तो शिवसेना के बहुत से पदाधिकारी है, मनसे के बहुत से पदाधिकारी है जो करते हैं खुले तौर पर, तो आप अपने पार्टी के लोगों को कैसा समझाओगे ये चीज? बिल्कुल। ऐसे में शांतनु सर, मुझे आदित्य ठाकरे का स्टेटमेंट याद आ रहा है कि वो कह रहे थे कि ये बीजेपी की साजिश है, विभाजन की पॉलिटिक्स है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए वो मराठा बनाम हिंदी का तूल जो है एक विवाद खड़ा कर रहे हैं। जबकि उन्होंने सीधे सीधे जो है किसी भी भाषा के खिलाफ जिस तरीके से राज ठाकरे और उनके दल के नेता शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हिंदी के विरोध में, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना ही उद्धव ठाकरे की तरफ से, ना ही आदित्य ठाकरे की तरफ से, ना ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना के किसी अन्य नेता की तरफ से देखने को मिला है। शांतनु सर जी, ये तो बात सही है कि शिवसेना अगर लार्जर पॉलिटिक्स करना चाहती है, जो महाराष्ट्र के बाहर भी अगर उनका स्टेक जाना चाहिए पॉलिटिक्स, देखो मनस से जो है उसका जो राजनीति है वो महाराष्ट्र के इर्द गिर्द घूमती है, उसे बिहार, उत्तर प्रदेश या दिल्ली में के पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मगर शिवसेना खुद को अगर नेशनल पार्टी कहना चाहती है तो उनके लिए सबमिसिव होना बहुत जरूरी है। ये सभी भाषाओं को लेके चलना जरूरी है, जैसा कि बीजेपी चलती है या कांग्रेस चलती है, शरद पवार जी चलते हैं। अगर तो शरद पवार जी के एनसीपी से या अजित पवार जी के एनसीपी के लेवल की पार्टी उनको शिवसेना को लेके जाना है तो उनको भाषा का विरोध करके नहीं चलेगा। इसलिए वो जानते हैं कि अगर आप बहुत मराठी को, और ये इसका ब्लेम बीजेपी पे देना इस बात के लिए गलत है कि ये बात कोई बीजेपी ने नहीं खड़ा किया, ये आपने खुद ने चालू किया है। जब आप सीएम थे तो आपने ये रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया था कि थर्ड लैंग्वेज शिक्षा में हिंदी होनी चाहिए, फिर उसको नकार देते हैं और उसके इस पे आप इसका विवाद छेड़ देते हैं। ठीक है जी। तो मुझे इसके बारे में बीजेपी को जब बहुत ज्यादा आप ब्लेम नहीं कर सकते।
बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूँगी और एक मुद्दा जो ठाकरे परिवार के साथ बल्कि उसकी राजनीतिक आधार रहा था, कट्टर हिंदुत्व का एजेंडा या फिर विचारधारा, इस वक़्त महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान हो या फिर मराठा बनाम हिंदी का विवाद हो, इन 2 मुद्दों को प्रमुखता से देखा जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल हैं, वो समय-समय पर इससे संबंधित अपने बयान जारी करते रहते हैं। इसको समझने की कोशिश करेंगे, एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे। फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। हम इसके अंक में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत विभाजनकारी मुद्दों को हवा देती हुई नज़र आती है और इस वक्त मराठी बनाम हिंदी का विवाद जो है वो गहरा रहा है और इसी बीच ठाकरे ब्रदर्स एक मंच पर दिख रहे हैं। अटकलें तेज़ हैं कि क्या वो महाविकास अघाड़ी में शामिल होंगे या फिर किस तरीके से राजनीतिक सहयोग वो अपने भाई उद्धव ठाकरे की शिवसेना को दे सकते हैं। हालांकि फडणवीस लंबे समय से कोशिश कर रहे थे राज ठाकरे के साथ किसी तरह का राजनीतिक गठजोड़ हो सके। शांतनु सर, ऐसे में हमने देखा है कि जिस पॉलराइजेशन की, ध्रुवीकरण की, तुष्टीकरण की राजनीति को समय समय पर महाराष्ट्र के जो सियासतदान हैं, राजनीतिक दल है, वो हवा देते रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी हिंदू बनाम मुसलमान इसकी राजनीति हावी रही। हमने लोकसभा चुनाव में भी इसका काफ़ी जो है ज़ोर शोर से इस मुद्दे पर राजनेताओं के बयान देखे हैं और अब मराठी बनाम हिंदी का जो एक विवाद गहरा चुका है। कितना फ़ायदा और किस गठबंधन को फ़ायदा, आप थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए स्पष्ट करें कि जी 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 हमारे दर्शकों के लिए स्पष्ट करें कि ये जो विभाजनकारी राजनीति है महाराष्ट्र में, किस गठबंधन पर जो मतदाता है वो इसके पक्ष में या विपक्ष में भरोसा कर रहा है? जी नहीं, देखिए, अभी तो शिवसेना और मनसे का गठबंधन बहुत ही प्राथमिक स्तर पर है। ठीक है। अभी तक उद्धव ठाकरे जी ने गठबंधन की सीधी बात की है, मगर आप राज ठाकरे के पिछले 15 दिनों का कोई भी बयान ऐसा देखे या मनसे के किसी भी पदाधिकारी का, वो कहीं भी आज तक उन्होंने युति के बारे में जिक्र नहीं किया या ऐसा नहीं कहा है कि हम शिवसेना के साथ जा रहे हैं। अब बीएमसी चुनाव में बहुत ज्यादा दिन बचे हुए नहीं है। अब जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है उसके अधीन ये दिसंबर के पहले किसी भी हालत में बीएमसी का चुनाव होना ही होना है। बहुत ज्यादा उसमें अब वक्त बचा नहीं है। ऐसी हालत में राज ठाकरे अभी तक खुलकर ये सामने नहीं आए हैं कि हम सेना के साथ जा रहे हैं। तो अभी राज ठाकरे की तरफ से उद्धव से के साथ जाने के बाद सस्पेंस अभी भी बाकी है। हम जो बात कर रहे हो सब परसेप्शन और पिछले कुछ दिनों में जो कुछ घटना घटी उसके आधार पे हम बात कर रहे हैं, मगर राज ठाकरे जी ने आज तक ये बात नहीं कही है किसी भी प्लेटफॉर्म पे कि मैं उद्धव जी के साथ युति करने जा रहा हूँ। तो पहली बात तो ये है कि शिवसेना और मनसे की क्या वाकई युति होने वाली है, यह पहला सवाल है। जी का जवाब मिलने के बाद उसमें फिर किसका स्टेक कितना रहेगा, मनसे और शिवसेना, उसमें नेता कौन रहेगा, उद्धव जी का शब्द अंतिम रहेगा या राज ठाकरे जी का शब्द अंतिम रहेगा, ये सब अभी बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत लंबा सफर ये दोनों को भी तय करना है। अब क्योंकि अगर आप राज ठाकरे जी को युति में लेते हैं उद्धव जी, तो कांग्रेस का एक अलग मसला खड़ा हो सकता है। पृथ्वीराज चौहान जी ने पहले ही कह चुका है, साफ कर दिया है कि अगर मनसे के साथ उद्धव जी जाने का फैसला लेते हैं तो कांग्रेस इसके बारे में 10 बार सोचेगी कि महाविकास आघाड़ी में रहना है या नहीं रहना है। तो मुझे लगता है कांग्रेस का भी मसला होगा। अभी बहुत अर्ली स्टेज है ये। अब जैसा ये आगे बढ़ेगा तब कुछ चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब आप पूछा है कि इसका असर क्या होगा। राजनीतिक असर जो है वो बीएमसी और जो इसका है, जो मैंने जैसा पहले कहा कि ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है दोनों पर। राज ठाकरे के लिए दोनों तरफ से फायदे का सौदा है, ये बात उतनी सही है, क्योंकि आज राज ठाकरे जैसा शून्य पे आप कहते हैं, तो अगर राज ठाकरे कहीं भी रहे कि उद्धव जी के साथ चले जाए या महायुति के साथ चले, तो राज ठाकरे के लिए तो ये विन विन सिचुएशन है कि उनकी कुछ सीटें जरूर बढ़ेंगी। उद्धव जी के साथ गए या एकनाथ शिंदे जी के साथ भी जाने का उन्होंने फैसला लिया,
जी। तो राज ठाकरे के लिए फायदे का सौदा है। उनको तो किसी ना किसी के साथ तो जाना ही है। बिल्कुल। ऐसे में मैं कट्टर हिंदुत्व का जो एजेंडा चला आ रहा है, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इसका काफ़ी असर दिखता रहा है। क्या अब ये इस पर पूरी की पूरा जो है बीजेपी कब्जा जमा चुकी है और बीजेपी का ही बोलबाला है? जो हिंदू वोटर है, क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व आगे बढ़ाते रहे हैं उद्धव ठाकरे, और बीजेपी जो है अब कट्टर हिंदुत्व की बातें करती दिखती है। तो बाला साहब ठाकरे की असल लेगेसी, हालांकि एकनाथ शिंदे कहते हैं कि हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, राज ठाकरे कहते हैं कि हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन असल में इसे कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे को या फिर विचारधारा को क्या बीजेपी आगे बढ़ा रही है, या बीजेपी का हिंदुत्व कितना अलग बाला साहब ठाकरे से? 2019 तक की अगर आप बात करेंगे जी तो शिवसेना का चेहरा कट्टर हिंदुत्ववादी था। जी मगर जो महाविकास आघाड़ी के साथ सरकार बनाई शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उनका टोन जो था हिंदुत्व पे बहुत सॉफ्ट हुआ था। और पिछले 2.5 साल में जो सरकार चली थी, तब आपने देखा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना जी थी, वो हिंदुत्व का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करती थी। तो बीजेपी को लगा कि ये स्पेस बहुत अभी खाली है महाराष्ट्र में हिंदुत्व की, तो बीजेपी ने उस पर बहुत तुरंत कब्जा कर लिया जी। और बीजेपी जिस हार्डकोर हिंदुत्व का राजनीति अब परस्यू कर रही है महाराष्ट्र में जी, कि मुझे अब शिवसेना को वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मुश्किलात आने वाली है, क्योंकि पिछले 2.5 साल आपने जो एक सबमिसिव अपनी ये रखी थी भूमिका जी, वो शिवसेना को उसको पूरा बदलना है। अब बदलना है तो शिवसेना के लिए बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। दूसरे तौर पर अगर बीजेपी की तरफ देखा जाए तो बीजेपी ने शिवसेना की भूमिका पूरी ले ली है। आज देवेंद्र मुख्यमंत्री रहो या उनके कोई भी पार्टी के लोग रहो, वो बहुत हार्डकोर हिंदुत्व की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जी। मुझे लगता है कि जो शिवसेना ने जो छोड़ा था लेकिन वो अब बीजेपी ने अडॉप्ट कर लिए, और शायद उनके लगता है कि विधानसभा के चुनाव में जो उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ा था और हमने उसको पकड़ लिया था, उसका हमें जरूर मिला है। और आज जो हमारा सरकार बनी हुई, उसका कारण है कि हिंदुत्व का जो हमने हार्डकोर भूमिका ली है, उसकी वजह से हम विधानसभा में एक अच्छा प्रदर्शन कर सके, ऐसा बीजेपी मान चुकी है जी। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी के हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो महाराष्ट्र में फल फूल रहा है और इसका भविष्य अभी भी जो है काफी उज्जवल दिख रहा है? एक संक्षिप्त टिप्पणी जी। नहीं, देखिए, अब लोकसभा उसके 6 महीने पहले जब लोकसभा में हुआ था, चुनाव हुए थे जी जी, भी हार्डकोर हिंदुत्व बीजेपी ने लिया था। मगर क्या हुआ था उस वक्त, अदर देन हिंदू वोट कंसोलिडेट हुए थे और हिंदू वोटर के जो वोटर टर्नआउट था वो कम हो गया था जी जी, की वजह से एक अप्रत्याशित जो चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र लोकसभा के समय पर हमने देखे जी। अगर उससे सीख लेके विधानसभा में हार्डकोर हिंदुत्व सिर्फ बात करने से नहीं होगा, जो वोटर है हिंदू वोटर, उसे मतदार जो बूथ है वहां तक लाके उससे वोट कराना भी जरूर है जी। ये सबक बीजेपी ने लिया, और वो जो कमी थी वो विधानसभा में पूरी करके उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन वहां किया। तो बीजेपी तो अभी हिंदुत्व के पीछे हटने वाली नहीं है। हिंदुत्व जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी शांतनु सर, आपने समय दिया और चर्चा द ट्रुथ के मंच पर आए, आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आपको इस अंक से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुँचानी है तो हमें ईमेल भेज सकते हैं info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। लगातार देखते रहिए जस्ट टीवी, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।